नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राज्यों के उद्भव के बारे में कि राज्यों का उद्गम या राज्यों का उद्भव किस प्रकार से हुआ, क्या क्या उसके पीछे कहानियां रही, क्या क्या इतिहास रहा। तो आज हम बहुत आसान तरीके से इसको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणी थी। ध्यान रखना कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां हुआ करती थी। एक क्या था? एक था आपका ब्रिटिश भारत और दूसरा था ब्रिटिश प्रांत वगैरह, और दूसरा था देसी रियासतें। अच्छा, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें कहने को स्वतंत्र थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में अंग्रेजों के रहा करती थी। तो सबसे बड़ी बात है कि जब ब्रिटिश प्रांत में बहुत सारी चीज़ें थी, जब हमारा संविधान बना, जब संविधान बनने के बाद राज्य बनाने की मांग आई, तो किस आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए, क्या हो, क्योंकि दो चीज़ें थी। एक तो था ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश प्रांत थे और दूसरा था देसी रियासतें, जहाँ पर राजा महाराजा रहते थे। अब राजा महाराजा जो थे वो अपनी गद्दियाँ नहीं छोड़ना चाहते थे। अब उन्हें क्या थी कि भाई साहब जिसके सिर मुंह में खून लगा हुआ है, तो उनको नहीं हो पाएगी। अगर ऐसा है कि राज्य निर्माण हो जाएगा, राजनीतिक गतिविधियां उसमें बढ़ जाएंगी, तो उनकी खत्म हो जाएगी। तो इसको लेकर कोई मानने को राजी नहीं था कि किस प्रकार से राज्यों का निर्माण किया जाए, किस प्रकार से एकीकरण किया जाए। तो यही पॉइंट है पहला, कि आज़ादी के समय जो भारत में था वो राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां थी। एक तो था आपका ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था देसी रियासतें। एक थे आपके ब्रिटिश प्रांत और दूसरी थी देसी रियासतें। अब हुआ क्या कि 1947 के एक्ट के में, तो 1947 का जो एक्ट था उसने भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित कर दिया। एक तो था आपका भारत और दूसरा था पाकिस्तान। तो जब भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो अब यहाँ पर एक चीज निकल कर आई कि भारत में उस समय 552 लगभग 552 देसी रियासतें हुआ करती थी। तो देसी रियासतें किसकी तरफ जाएंगी? क्या वो पाकिस्तान में जाएंगी? उनके पास तीन विकल्प खुले हुए थे, या वो भारत में शामिल हो, या वो पाकिस्तान में शामिल हो, या वो स्वतंत्र रहें। लेकिन जब दो देश बन गए थे तो इस चीज को राजी नहीं थे कि देश के अंदर कोई भी ऐसी गतिविधि हो, मतलब ऐसी चीज बचे जो स्वतंत्र रहे देश के अंदरूनी हिस्से में। तो इसलिए उनके पास विकल्प क्या था, या तो पाकिस्तान के पास जाना या हिंदुस्तान। अधिकतर क्या है कि अधिकतर जो देसी रियासतें थी वो हिंदुस्तान के अंदर थी। तो धीमे धीमे क्या हुआ कि सारी देसी रियासतों ने तो अपनी जगह ले ली कि ठीक है, हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। यहाँ पर तीन चीजों का पेच फंसता है। तीन रियासतें वो कौन सी थी आपकी, मैं पहले सेशन में बता चुका हूँ। एक थी आपकी जूनागढ़ जूनागढ़ जूनागढ़, एक थी कश्मीर और एक थी हैदराबाद। तो लगभग 552 रियासतों में से 549 तो भारत में शामिल हो गई, लेकिन 5 ऐसी रियासतें थी जो तय नहीं कर पा रही थी कि हमें करना क्या है। तो हुआ क्या इसमें कि भारत, अब उस समय हमारे जो आयरन मैन थे सरदार पटेल, अच्छा सरदार पटेलों का बहुत बड़ा योगदान है जो देसी रियासतें वगैरह थी, जो रियासतें थी उनको भारत में शामिल करने का। तो उन बहुत महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाए थे उस समय। तो अब तीन चीज जो रियासतें बची थी उनका क्या हुआ कि जूनागढ़ जो रियासत थी उसमें तो जनमत संग्रह कराया गया कि आप हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हम हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं, तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़, ठीक है। अब कश्मीर में क्या हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो वहां पर पाकिस्तानियों ने जब कश्मीर पर हमला किया तो राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए भारत सरकार के साथ। तो कश्मीर जो था वो विलय पत्र के द्वारा, जूनागढ़ जो था जनमत के द्वारा, जनमत संग्रह हुआ था। और आपका हैदराबाद का जो निजाम था वो नहीं मान रहा था, हैदराबाद का निजाम नहीं मान रहा था। वो कहता हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार इस चीज के लिए रेडी नहीं थी, ठीक है। तो वहां पर उसको किसके द्वारा, जिसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा। तो ध्यान रखना, तीन रियासतें लास्ट में बचती हैं। एग्जाम में बहुत पूछते हैं यहाँ से कि कौन सी रियासत किसके द्वारा शामिल की गई थी। तो हैदराबाद वाली जो रियासत थी वो किसके द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और कश्मीर विलय पत्र के द्वारा, और जूनागढ़ जनमत संग्रह। तो लगभग सारी की सारी रियासतें किसमें शामिल हो गई, भारत में शामिल हो गई। अच्छा, एक चीज और था कि देसी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी था। मतलब देसी रियासतें भारत में शामिल तो थी लेकिन अस्थायी रूप से शामिल थी। ऐसा नहीं कि भारत सरकार उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही थी या कुछ कर रही थी, क्योंकि राजा महाराजा थे, उन्हें बहुत पुरानी आदतें लगी हुई थी। और देश जो हमारा हिंदुस्तान का इतिहास रहा है और राजा महाराजाओं का रहा है, तो इस तरीके से उनका जो एकीकरण था वो फिलहाल तो अस्थायी रूप से ही था। अब ये सारी चीज घटनाएं हो गई, भारत में शामिल हो गई देसी रियासतें। तो अब राज्यों को किस आधार पर बांटा जाए, क्योंकि ब्रिटिश प्रांत था, कुछ जो क्षेत्र थे वो ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थे, कुछ क्षेत्र जो थे वो मुख्य आयुक्त के अधीन थे, कुछ क्षेत्र जो राजा महाराजा के अधीन थे, कुछ क्षेत्रों में विधानमंडल थी, और कुछ क्षेत्र तो केवल स्वतंत्र थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या निकल के आया कि 1950 के संविधान ने, जब हमारा संविधान बना तो 1950 के संविधान ने भारतीय संघ था उसके राज्यों को 4 भागों में क्या किया, 4 प्रकार से बांट दिया। तो उसमें प्रॉपर राज्य नहीं थे, तो 4 भागों में बांटा कि भाई भाग का खा गा घा कौन कौन से राज्य रहने वाले। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं आजकल, पूरे एग्जाम का ही पैटर्न चेंज हो गया। इसलिए ध्यान रखना कि उन्होंने, जब भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ तो उसने भारत के जो राज्य हैं उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया। अब कौन से थे, ध्यान रखना, भाग का खा गा और घा। यहां से क्वेश्चन ये आता है कि बताइए कि भाग का जो था उसमें किसका शासन हुआ करता था। तो भाग का जो थे राज्य वो वहां पर गवर्नर का शासन था। और एग्जाम में पूछते हैं कि भाग का में कितने राज्य थे, तो इसको हम ध्यान रखेंगे 9 राज्य।
ठीक है। भाग का में कितने राज्य थे? 9 राज्य थे। और वहां पर कितना किसका शासन था? गवर्नर का। इसको ध्यान रखना। भाग खा में क्या था? तो भाग खा में राज्य विधानमंडल के साथ, भाग खा में जो राज्य थे, कुछ राज्यों में राज्य विधानमंडल काम कर रही थी, कुछ में शाही शासन काम कर रहा था। अब एग्जाम में कभी आ जाए कि भाग खा में कितने राज्य थे, तो भाग खा में भी आपके 9 राज्य थे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को कि भाग का में भी 9 राज्य थे, भाग खा में भी 9 राज्य हैं। लेकिन भाग का शासन गवर्नर का शासन होता था और भाग खा का शासन राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन होता था। कि कुछ क्षेत्रों में राज्य विधानमंडल था और कुछ कहीं शाही शासन था और कहीं पर तो दोनों मिलकर ही काम कर रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं भाग गा में। तो भाग गा में क्या चीजें थी? तो भाग गा में मुख्य आयुक्त का शासन था। क्या था कि कुछ क्षेत्रों में तो मुख्य आयुक्त का शासन था और कुछ क्षेत्रों में आपकी शाही शासन था। और लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भाग गा में कितने राज्य थे, तो भाग गा में आपके 10 राज्य थे। कितने थे? 10 राज्य। तो ध्यान रखना, का और खा में 9 और गा में 10। और कहां पर किसका शासन था? का में गवर्नर का, खा में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था, गा में क्या था? मुख्य आयुक्त का शासन था और तथा क्या था? कुछ में शाही शासन था। और भाग घा में केवल एक क्षेत्र को डाला गया था, वो है अंडमान निकोबार। तो यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनको ध्यान रखना। अब हुआ क्या, जब इस आधार पर राज्य बना दिया गया, भारत का संविधान लागू हो गया, तो भारत जो है विविधताओं से भरा पड़ा है। तो अनेक प्रकार, अनेक जाति, अनेक बोलियां, अनेक पंथ, अनेक धर्म, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो हुआ क्या कि सबसे पहले क्या हुआ, दक्षिण से इस चीज की मांग उठने लगी। अब दक्षिण से किसकी मांग उठी? भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठी। सबसे पहले जो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग दक्षिण से प्रबल हुई, तो वहां पर जब बड़ी जोर जोर से मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जाए, क्योंकि कुछ लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये भाषा बोलते थे, उत्तर भारतीय हिंदी भाषा, अब पश्चिम में चले जाएंगे तो मारवाड़ी भाषा, गुजराती भाषा, इस तरीके का मिलेगा। तो अब यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे अगर भाषा के आधार पर हमने राज्य बना दिया तो कहीं ना कहीं आगे चल के दंगे और आपसी मनमुटाव, तो एकता नहीं रहेगी। क्योंकि कुछ जैसे आप महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठी बोलते हैं, आप तमिलनाडु जाएंगे तमिल बोलते हैं, तो लोगों के बीच में विभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन मांग बहुत जोर शोर से उठ रही थी, सरकार इसके दबाव में आई, और सरकार जब दबाव में आई तो उसने क्या किया कि उस समय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? भाषाई प्रांत आयोग का। तो भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब किया गया, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि जून 1948 में। तो जून 1948 में पहले भाषाई प्रांत आयोग का गठन कर चुकी थी सरकार की, और इसके अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर साहब। तो उन्होंने पूछा कि भाषा किसकी, राज्यों का निर्माण किसके आधार पर किया जाए, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना सही है? तो भाषाई प्रांत आयोग का गठन जो था जून 1948 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंपी थी। ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आते हैं कि रिपोर्ट कब सौंपी थी? जिस समय हमारी कैबिनेट मिशन प्लान संविधान सभा गठन चल रहा था, उसी समय ही भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था। और भाषा प्रांत आयोग ऐसा आयोग है, ऐसी समिति है जिसमें अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर साहब थे। और एस.के. धर साहब वही थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन एक समिति के अध्यक्ष जरूर बने थे। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान रखना। तो दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। जब इसने रिपोर्ट सौंपी तो उसने कहा कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। इतना सुनना था कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, लोगों में बहुत तेज रोष उत्पन्न हो गया। अब लोग सरकार की खिलाफत में उतर आए, लोग सड़कों पर आ गए और इसके दंगे फसाद करने लगे। जब दंगे फसाद करने लगे तो सरकार ने इस चीज को काबू में पाने के लिए एक नई समिति का गठन किया। किसका? एक नई समिति का गठन किया। वो समिति है जेवीपी समिति का गठन हो गया। अब यहाँ पर जेवीपी समिति का गठन करना पड़ा। भाषाई प्रांत आयोग ने जो रिपोर्ट दी उससे लोगों के बीच में बहुत सारा रोष फैल गया। जब रोष फैल गया तो लोग सड़कों पे आ गए। जब सड़कों पे आ गए तो सरकार को आनंद फानंद में एक नई समिति का गठन करना पड़ा। अच्छा, इस समिति का नाम क्या था? इस समिति का नाम था जेवीपी समिति। अच्छा, जेवीपी समिति कौन थी? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तो तीन भारत की 3 महाविभूतियां इस में शामिल थी। अच्छा, सीधा सा काम था कि जब लोगों के बीच में रोष फैल के लोग सड़कों पे आ गए तो उनका काम यह था कि किसी तरीके से लोगों को शांत कराया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उस उपद्रव की आग पूरे देश में फैल जाए और कहीं ना कहीं दंगे फसाद होने लगे, गृहयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो इससे बचने के लिए सरकार ने क्या किया, तुरंत भाषाई प्रांत आयोग की जांच के लिए, उसकी रिपोर्ट की जांच के लिए जेवीपी समिति गठन कर दिया। तो जेवीपी समिति का जब गठन किया तो कब किया? दिसंबर 1948 में। तो दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति का गठन कर दिया। तो जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी? जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल में जाके दी। जब तक रिपोर्ट दी थोड़ा सा दंगा फसाद कम हुआ, तो उस रिपोर्ट में सरकार ने क्या कहा आनंद फानंद में, अच्छा सरकार का काम है लोगों को थोड़ा सा शांत कराना। शांत कराना क्या है कि ज्यादा उपद्रव ना फैले। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। अब जेवीपी समिति ने बोला कि हम भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण को मानते हैं। कैसे? लेकिन अनौपचारिक रूप से, मतलब उन्होंने कोई लिखित नहीं दिया। उन्होंने बोला ठीक है, ऐसा लोग बोल रहे हैं तो हम इसकी कोशिश करेंगे कि हम भाषा के आधार पर ही राज्यों का निर्माण करें। लेकिन किस रूप में? अनौपचारिक रूप से। तो एग्जाम में आ जाता है कि जेवीपी समिति ने जो आई थी उसने औपचारिक रूप से मान लिया था? नहीं, इसने अनौपचारिक रूप से मान लिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। ठीक,
तो अब हुआ क्या, जब तक ये चीज़ें चल ही रही थी 1949 तक, तो अब 1949 से लेकर 52-53 के बीच का काफ़ी गैप हो गया। तो सरकार ने इन सब चीज़ों को, क्योंकि उस समय क्या होता, उपद्रव दब गया, तो जब उपद्रव खत्म हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, सरकार सुन नहीं रही थी। तो हुआ क्या कि उस समय आंध्र प्रदेश में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे श्री रमल्लू करके। तो श्री रमल्लू भाई साहब भूख हड़ताल पर चले गए और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद राज्यों के मतलब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर वो भूख हड़ताल पर चले गए। तो भूख हड़ताल पर जाने की वजह से उनकी 56 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। फिर से दंगे भड़कने शुरू हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगने लगते हैं, सरकार इससे दबाव में आ जाती है। और पहली बार अक्टूबर 1953 में, ध्यान रखना, अक्टूबर 1953 में एक भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन होता है जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर पहले राज्य का जो गठन होता है उसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश। तो जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, अब एक राज्य बन गया। वही बात है ना कि अगर घर में 4 लोग हैं, एक को अगर आप कुछ देंगे तो 3 वैसे भी ताकते रहेंगे कि भाई हमको भी मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए, बराबरी बराबरी। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि जब एक राज्य बन गया भाषा के आधार पर, तो अब पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्य बनने की मांग उठने लगी कि जब आंध्र प्रदेश बन सकता है तो महाराष्ट्र भी बन सकता है, आंध्र प्रदेश बन सकता है तो आपका तेलंगाना भी बन सकता है, आंध्र प्रदेश बन सकता है तो उत्तराखंड भी बन सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी मांगे उठने लगी। तो जब मांग उठी तो इसको देखते हुए सरकार ने तुरंत एक नए आयोग का गठन किया जिसका नाम है फजल अली आयोग। तो फजल अली साहब की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, दिसंबर 1953 में। तो दिसंबर 1953 में ही जाकर एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम फजल अली आयोग था। और इसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। तो 2 उपाध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष थे। तो पडिक्कर साहब और कुंजरू साहब 2 लोग और इसमें शामिल थे। तो इनको ये देखना था कि किस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 1955 में जाकर, बाकायदा 2 साल इन्होंने रिपोर्ट तैयार करी और 1955 में जाके अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं ये। तो जब ये रिपोर्ट सौंपते तो ये कहते हैं ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को आप यूज में ले सकते हैं, आधार बनाना चाहिए कि अगर आप राज्य का गठन करते हैं तो भाषा को आधार बना लेते हैं। ठीक है, हमने तमिल भाषा के लिए तमिलनाडु बनाया, लेकिन इन्होंने कहा कि एक राज्य एक भाषा को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि एक राज्य और एक भाषा को प्राथमिकता हम दे देते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देश में एकता नहीं रहेगी, जबकि देश का निर्माण एकता के साथ होना चाहिए, देश में एकता होनी चाहिए। और अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों को विभाजन कर देते हैं, आप तमिलनाडु जाएंगे तमिल बोलेंगे, आप कर्नाटका जाएंगे कन्नड़ बोलेंगे, कर्नाटका केवल कन्नड़ वालों के लिए है, आप उत्तर प्रदेश जाएंगे हिंदी बोलेंगे, तो ऐसा अगर होगा तो लोगों के बीच में क्या आ जाएगा, विभेद आ जाएगा। ठीक है, तो उन्हें एकता की भावना नहीं रहेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि राज्यों का एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब ये हुआ, इसकी रिपोर्ट सरकार ने पढ़ी, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया। और कब किया, 1956 में, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया गया, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठ रही थी। ठीक है, लेकिन जैसे कि रिपोर्ट दी फजल अली ने कि एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत नहीं होना चाहिए, तो ऐसा सरकार ने फिर से एक आयोग का गठन किया, राज्य पुनर्गठन आयोग, कि किस आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। अब इसमें हुआ क्या कि इसके बाद ही एक 7वां संशोधन लाया गया। 7वां संशोधन कब आया था, एग्जाम में बहुत पूछा था, 1956। हुआ क्या इसमें कि जो 4 राज्यों को 4 वर्गीकृत किया गया था, 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था, उसको हटा दिया गया। तो भाग का और खा को मिला दिया गया। जो भाग का और खा थे, जो 9 राज्य बनाए गए थे, उनको मिला दिया गया। भाग गा को समाप्त कर दिया गया, जो 10 राज्य थे उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से 7वें संविधान संशोधन ने भाग का खा को मिला दिया और गा को समाप्त कर दिया। ध्यान रखना इस चीज में, एग्जाम में बहुत आता है। तो जब इनको समाप्त कर दिया गया तो 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया गया। तो 1 नवंबर 1956 में भारत में उस समय 14 नए राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इस प्रकार से भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनने की कहानी शुरू होती है और आगे चल के बहुत सारे राज्यों का निर्माण हुआ। आज के समय तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो किस आधार पर राज्य बने उसके बारे में हम अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो इतना लगातार पढ़ते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें, और इसी तरीके से हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे। सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटे छोटे में बहुत जल्दी से हम लोग इसको पढ़ लेंगे और लगातार इसको रिवीजन करते रहो। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ज़्यादा फालतू पढ़ाई नहीं करनी, फालतू बकवास नहीं करनी। ठीक है, तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करते रहो और पेपर आए ना आए लेकिन हमें मेहनत करना है लगातार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।